प्यारे बच्चों नमस्कार। 11वीं कक्षा की भौतिक विज्ञान के तीसरे चैप्टर सरल रेखा में गति के 13वें लेक्चर में आपका स्वागत है। तो इस लेक्चर में जो है इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक बचता है हमारा आपेक्षिक वेग। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इसके ऊपर जो कुछ एक ग्राफ्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपेक्षिक वेग और जो 3 समीकरण हमने पहले प्रूव किए हैं उन पर आधारित एनसीईआरटी बुक के जो संख्यात्मक प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अब आगे आता है आपेक्षिक वेग। आपेक्षिक वेग से पहले अगर हम वेग की बात करें, वेग क्या था कि एक जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, ये किसी निश्चित बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति को, अपने विस्थापन को किस दर से जो है वो परिवर्तित कर रही है। विस्थापन परिवर्तन करने की जो दर है वो क्या थी? वेग थी। और वो विस्थापन हम कहाँ से मापते थे? एक फिक्स बिंदु से मापते थे। ओके। लेकिन अब आपेक्षिक वेग की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 2 वस्तुएं लेंगे। जैसे पहली वस्तु है ये, दूसरी वस्तु है, दोनों ही वस्तु गतिमान है। इनकी गति की दिशा कोई भी हो सकती है। एक स्ट्रेट लाइन में हम बात करेंगे, एक सीधी रेखा में गति की बात करेंगे। अब देखिए हमारे पास ये 2 वस्तु है, वस्तु 1 और वस्तु 2, और मान लेते हैं कि दोनों गतिमान वस्तु है। तो वस्तु 2 का वस्तु 1 के सापेक्ष में आपेक्षिक वेग क्या है कि जिस दर से दूसरी वस्तु की स्थिति पहली वस्तु के सापेक्ष में बदल रही है, वो वाली दर जो है वो क्या कहलाती है? आपेक्षिक वेग कहलाती है। ओके, एक बार फिर से, जिस दर से पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की स्थिति बदलती है वह दर जो है वो क्या कहलाएगी? आपेक्षिक वेग कहलाएगी। ओके। अब देखिए एक डेली लाइफ का एग्जांपल मैं आपको लेके समझाता हूँ कि मान लेते हैं कि ये 2 बसेस हैं, बस ए एंड बस बी। ओके। और अगर मान लेते हैं कि हम बस ए में बैठे हैं, ठीक, और बस ए इस दिशा में जा रही है और बस बी जो है इस दिशा में जा रही है। जब ये एक दूसरे को क्रॉस करती है तो हमें बस बी की जो स्पीड है वो काफी ज्यादा अपीयर होती है। ठीक, जैसे मान लेते हैं कि हमारी बस की जो स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरी की 30 किलोमीटर पर आवर है। तो हमें ऐसे लगेगा कि 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है हमें क्रॉस कर गई है, कि वास्तव में जो है हम यहाँ पर जो गति महसूस कर रहे हैं वो आपेक्षिक गति या जो वेग हम महसूस कर रहे हैं वो आपेक्षिक वेग ही है। और दूसरा अगर हम देखें कि मान लेते हैं कि बस बी जो है वो 30 किलोमीटर पर आवर की वेग से उसी दिशा में जा रही है जिस दिशा में हमारी बस जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारी बस जो धीरे धीरे इसको ओवरटेक कर रही है, और हमें ऐसे लगेगा कि हम सिर्फ 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही इसको ओवरटेक कर रहे हैं। वास्तव में जो स्पीड हमें या जो वेग हमें इस टाइम महसूस होता है वो क्या है? आपेक्षिक वेग ही है, क्योंकि जो स्थिति हम बदलती हुई देख रहे हैं वो इसके दूसरी बस के सापेक्ष में देख रहे हैं कि किस दर से जो है हमारी बस की स्थिति जो है बदल रही है। इस केस में जो स्थिति बहुत तेजी से बदल रही है और इस केस में जो स्थिति बहुत ही धीरे धीरे बदल रही है। ओके। अब अगर इसको थोड़ा सा और हम डिटेल से देखें तो मान लेते हैं कि वी ए जो है वस्तु ए का वेग है और वी बी जो है वो वस्तु बी का वेग है। तो वी बी ए वस्तु बी का वेग ए के सापेक्ष में, क्या हम ये कहें कि वस्तु ए के सापेक्ष में बी का वेग जो है वह किसके बराबर होता है? वी बी माइनस वी ए के बराबर होता है। और अगर हम ये कहें कि वस्तु ए का वेग बी के सापेक्ष में, तो वी ए माइनस वी बी के बराबर होता है। तो यहाँ अगर इन दोनों को मैं कंपेयर करूं तो पता लगेगा वी बी ए जो है वो माइनस वी ए बी के बराबर होता है। ठीक,
तो यहाँ से जो मैंने आपको पढ़ाया है वो नोट्स में लिख भी दिया है, और नोट्स अगर किसी बच्चे ने अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब आइए कुछ एक विशेष परिस्थितियां डिस्कस करते हैं कि यदि मान लीजिए वी ए बराबर वी बी है तो क्या होगा। वी ए बराबर वी बी है, यानी दोनों वस्तुओं की, वस्तु ए और वस्तु बी का वेग अगर समान है तो हम वी बी ए ले लें चाहे वी ए बी ले लें, दोनों क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि आप फार्मूले में पुट करके देखेंगे। तो इसका मतलब जो है इनके बीच की दूरी जो है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यानी ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है, अगर ये समान गति से चल रही है तो इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। ओके, तो अगर हम इसका विस्थापन समय ग्राफ खींचें तो अगर वस्तु ए के लिए ग्राफ कुछ इस तरह से है और तो बी के लिए ग्राफ जो इसके समांतर ही आएगा, और किसी भी समय जैसे जो शुरू में जो दूरी है इनके बीच में वही हम किसी भी समय पे देखेंगे, दूरी आपको वही मिलेगी। ओके, अब देखिए कि ये थी पहली स्थिति कि जब दोनों का वेग क्या है, समान है। अब देखिए कि दूसरी स्थिति में हम ये मान के चलते हैं कि इस रोड पर वस्तु ए पीछे है और वस्तु बी जो है वो आगे है, ये डायरेक्शन ऑफ मोशन ले लेते हैं, वेग की दिशा ले लेते हैं। और अगर वी ए वी बी से बड़ा है, यानी ए का वेग बी से ज्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि कभी न कभी ए जो है वो बी को ओवरटेक कर जाएगी, इसको पार कर जाएगी। और अगर यहाँ पर अगर हम स्थिति समय ग्राफ देखें तो क्योंकि ए का वेग अधिक है तो ए के लिए जो ग्राफ होगा उसका ढाल अधिक होगा और बी के लिए जो ग्राफ होगा उसका ढाल कम होगा। अब जहां पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को कट करते हैं वो पॉइंट हमें बताएगा कि इस समय पर और इस स्थिति में दोनों वस्तुएं एक दूसरे से मिलेगी। ओके, और जब ये एक दूसरे को पार कर जाती है उसके बाद देखिएगा कि ये दोनों एक दूसरे से कहीं नहीं मिलेगी उसके बाद। ओके, और अगर मान लेते हैं कि आगे वाली जो वस्तु है उसका वेग अधिक है पीछे वाले से, तो क्या होगा, तो ये जो ग्राफ है ये कुछ इस तरह से आएगा कि ए का ढलान कम होगा और बी का ढलान अधिक होगा और ये आपस में नहीं मिलेगी। ओके, समझ गए बात को। अब तीसरी स्थिति देखिए कि यदि दोनों वस्तुएं जो है, वस्तु ए और वस्तु बी, अगर विपरीत दिशाओं में गतिमान है तो क्या होगा। तो देखिए कि अगर इसका हम विस्थापन समय ग्राफ लें तो ए जो है वो इस दिशा में होगी और बी जो है क्योंकि विपरीत दिशा है तो इसकी ढाल जो है वो नीचे की तरफ होगी। ओके, तो ये दोनों जो है एक दूसरे को इस समय पर और इस जगह पर एक दूसरे से आकर के मिलेगी। ओके, तो ये ग्राफ आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। तो इसके साथ जो अपना थ्योरेटिकल पोर्शन था इस चैप्टर का वो लगभग समाप्त हो जाता है। और अब हम जो टॉपिक्स मैंने आज आपको डिस्कस करवाया है, आपेक्षिक वेग का और इससे पहले वाले लेक्चर में 3 इक्वेशन ऑफ मोशन करवाई है, उस पर आधारित कुछ एक संख्यात्मक प्रश्न जो है वो डिस्कस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक संख्यात्मक प्रश्न है जिसमें ये दिया हुआ है कि कोई जेट वायुयान जो है 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है और यह जेट यान के सापेक्ष में 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने दहन उत्पादों को बाहर निकालता है। जमीन पर खड़े किसी प्रेक्षक के सापेक्ष इन दहन उत्पादों की चाल क्या होगी। एक बार मैं आपको चित्र बना के समझाता हूं
कि मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वायुयान है, ठीक। तो ये वायुयान जो है इस दिशा में 500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, और ये इसके जो दहन उत्पाद निकल रहे हैं, यानी इसका एक किस्म से धुआं जो निकल रहा है, वो इस जहाज के सापेक्ष में 1500 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकल रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि जमीन पर कोई आदमी खड़ा है, कोई प्रेक्षक खड़ा है, तो उसको इस धुएं की चाल क्या दिखाई देगी? जो धुएं की जो वेग दिखा यहाँ पर दे रखा है वो इस जेट वायुयान के सापेक्ष में है, ठीक। तो एक किस्म से यहाँ पर आपको ये तो दे दिया कि वीपी मीन्स प्लेन का वेग, प्लेन मीन्स यान का वेग, ठीक। और ये है गैस, ठीक। तो गैस का वेग प्लेन के रिस्पेक्ट में, ठीक, गैस का वेग प्लेन के सापेक्ष में कितना है? 1500 किलोमीटर प्रति घंटा। और अब आपको ज्ञात क्या करना है? आपको ज्ञात करना है गैस का वेग ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है कि वी जी पी इज इक्वल टू वी जी माइनस वी पी। अभी आपको पढ़ाया मैंने, वी जी पी आपको पता है कितना है? 1500। वी जी आपको ज्ञात करना है, माइनस वी पी कितना है? 500। ओके। लेकिन अब देखिए कि अगर हम प्लेन की स्पीड को पॉजिटिव माने तो इसकी दिशा जो है वो विपरीत है, विपरीत दिशा है, तो ये क्या मानी जाएगी? नेगेटिव मानी जाएगी। और यहाँ पर भी हम माइनस का निशान लगा देते हैं, ठीक। अब यहाँ से अगर हम इस चीज को सोल्व करें तो वी जी जो है किसके बराबर होगी? माइनस 1500, और ये 500 1500 की तरफ आकर के प्लस के हो जाएंगे, माइनस 1000, ठीक। तो माइनस 1000 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम ये कह सकते हैं कि दहन उत्पादों का जमीन के सापेक्ष वेग जो है वो कितना होगा? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। और इसकी जो दिशा है, नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इसकी दिशा जो है वो यान की दिशा से विपरीत होगी। ओके। अब आगे देखिए कि जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो हमारा इन तीनों इक्वेशंस पर आधारित न्यूमेरिकलों में से एक है। तो अब देखिए कि अगर हम इन इक्वेशंस पर नजर डालें, इन समीकरणों पर नजर डालें, तो हर एक समीकरण में आपको 4 चीजें दी हुई है, जिसमें वी यू ए और टी है, इसमें एस यू टी और ए है, इसमें वी यू ए और एस है। तो अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे तो आपको 3 चीजें उसमें दी होगी और चौथी चीज आपको पूछ रखी होगी। तो जो 3 चीजें आपको गिवन है और चौथी चीज जो पूछ रखी है, चारों क्वांटिटीज जिस समीकरण में हो वो समीकरण इसमें लगा दो, सिंपल सी बात है। तो जैसे यहाँ पर बात करता है कि सीधे राजमार्ग पर कोई कार 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 200 मीटर की दूरी पर रोक दिया जाता है। कार के मंदन को एक समान मानिए और इसका मान निकालिए। कार के रुकने का समय कितना लगा है? तो यहाँ पर कार शुरू में 126 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, तो इसका मतलब एक तो आपको आरंभिक वेग दे रखा है 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। अब 200 मीटर की दूरी पर इसको रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है मीन्स की फाइनल वेग जो है इसका 0 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक। और दूरी कितनी है? एस है आपका 200 मीटर, ठीक। और मंदन यानी नेगेटिव एक्सीलरेशन जो है, नेगेटिव त्वरण जो है उसको मंदन बोलते हैं। यानी पहले हम ए निकालेंगे। ए आपसे पूछा है कि इस ए का मान ज्ञात करना है, उसके बाद कार को रुकने में समय कितना लगा वो भी आपने ज्ञात करना है। तो पहले देखिए वी यू एस और ए कौन से समीकरण में है? पहले में देखिए एस नहीं है, इसका मतलब पहला तो नहीं लगेगा।
दूसरे में वी नहीं है, इसका मतलब दूसरा भी नहीं लगेगा। इस सिंपल सी बात है, फिर तीसरा तो लगेगा वी, यू, ए और एस, चारों चीजें इसमें। लेकिन फार्मूला लगाने से पहले एक बात आपको बहुत अच्छी तरह से नोट करनी है, ध्यान से सुनो, कि जो इकाई है उसका उसको सभी को आपने कोशिश करना कि असाई सिस्टम में ही बदल के हम सारा हिसाब किताब करें। मैं कोशिश ये करता हूँ न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम कि जहां तक हो सके उसको असाई सिस्टम में बदल करके हम चेंज करें। नहीं तो देखिए यहाँ किलोमीटर पर आवर है, यहाँ मीटर है, अगर सीधा आपने फार्मूला लगा दिया सारी गड़बड़ हो जाएगी, सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले तो इसको हम चेंज कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। ये चेंज करने के लिए 126 किलोमीटर के मीटर बना लो, 1000 मीटर, और घंटे के सेकंड बना लो 3600 सेकंड। ठीक, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट होगी। ठीक, और बाकी इसको जब आप कट करोगे तो ये आ जाएगा 35 मीटर प्रति सेकंड, और ये 0 किलोमीटर प्रति घंटा है, 0 मीटर प्रति सेकंड ही रहेगा। और ये मीटर में है, अब देखो सारा एसआई में हिसाब किताब हो गया। अब आप ये लगा दो कि यूजिंग वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। इस टाइप से छोटे मोटे वर्ड आप हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कि 0 का स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर मतलब कि 35 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as। ए कितना, ये तो निकालना आपने, एस हो गया 200। ठीक, अब 35 का स्क्वेयर होता है 1225, और विद नेगेटिव साइन है यहाँ पर, 200 गुणा 2 400 ए, तो यहाँ से ए आ जाएगा -1225 बटे 400। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो -3.06 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण की जो इकाई होती है, मात्रक जो होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है सही में। अब आपने इसका समय भी निकालना है, तो समय निकालना है तो वी, यू, ए और टी चारों चीज इसमें है। ठीक, तो v इज इक्वल टू यू प्लस 80 लगा दो। v तो कितना है 0, u 35 प्लस ए यही ले लेते हैं एक बार बटे वाला, -1225 बटे 400 इंटू टी आपने ज्ञात करना है। ठीक, तो टी बराबर हो जाएगा 35, इधर जाएगा माइनस, उस माइनस से माइनस कैंसिल, गुणा 400 बटे 1225। ठीक, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 11.4 सेकंड। ठीक, तो इस टाइप से जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो न्यूमेरिकल्स आपको नहीं आते वो अभी देखिए इंग्लिश मीडियम का जो कोर्स है वो अभी कंटिन्यू है। ठीक है, तो उसमें भी आप जो संख्यात्मक प्रश्न या न्यूमेरिकल्स बोलते हैं इंग्लिश में उसको, तो वो आप देख सकते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स में कोई मीडियम का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक, फिर भी अब मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है आपका चैप्टर 4 पे दूंगा, समतल में गति। तो इसके अलावा अगर आपको महसूस होता है कि हमें और न्यूमेरिकल नहीं आते, आपको करने चाहिए, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं नेक्स्ट 1-2 लेक्चर जो है स्पेशल न्यूमेरिकल्स पे लगा दूंगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।